नमस्कार साथियों, नीरज कैरियर इंस्टीट्यूट की हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे स्वर संधि का। आज का हमारा प्रकरण है स्वर संधि। पिछली क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं कि संधि क्या होती है और संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि किन्हीं दो निकटवर्ती वर्णों के योग से उत्पन्न विकार, बदलाव या परिवर्तन को संधि कहते हैं। किसे कहते हैं? किन्हीं दो निकटवर्ती वर्णों के योग से उत्पन्न बदलाव, इसी को हम कहेंगे विकार, इसी को कहेंगे परिवर्तन, को क्या कहते हैं? को हम संधि कहते हैं। और संधि के कितने प्रकार हैं? तो हमने पढ़ा था कि संधि के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पिछली क्लास में हमने इतने बिंदुओं पर चर्चा की थी कि संधि क्या होती है और संधि के प्रकार कितने होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे संधि के पहले प्रकार पर, जो है स्वर संधि। क्या नाम है उसका? स्वर संधि। अब देखिए, स्वर संधि क्या होती है? स्वर के साथ स्वर के योग से, स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाले बदलाव को, स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाले बदलाव को स्वर संधि कहते हैं। जब दोनों जो निकटवर्ती वर्ण हैं वो हो, उसमें व्यंजन ना हो, उसमें विसर्ग ना हो, जब दोनों स्वर होंगे तो उनके योग से जो बदलाव होगा, जो परिवर्तन होगा, जो विकार उत्पन्न होगा, उसे हम स्वर संधि कहेंगे। और हम देखते हैं कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। परिभाषा तो हम जान गए कि स्वर से स्वर के मेल से उत्पन्न बदलाव को, विकार को हम कहते हैं स्वर संधि। अब हम देखेंगे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि और पांचवा अयादि संधि। पांचवा क्या है? अयादि संधि। अब इन पांचों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और हम जानेंगे स्वर संधि कौन कौन से हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। अब हम चर्चा करेंगे स्वर संधि की पहले भाग पर, जो कि है दीर्घ संधि। वे कौन कौन सी स्थितियां होती हैं जब दीर्घ संधि उत्पन्न होती है, वह कौन से बदलाव होते हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि यह जो विकार उत्पन्न हुआ है उसे हम दीर्घ संधि कहेंगे। तो हम देखते हैं कि दीर्घ संधि क्या होती है। अब देखिए, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि के अंतर्गत जब यदि आ, ई, उ और री, कौन कौन से? आ, ई, उ और री अपने समान स्वरों से, ध्यान दीजिएगा फिर से, अपने समान स्वरों के साथ योग करते हैं। मतलब आ से ही करेंगे, ई से ही करेगा, उ से ही करेंगे और री से ही करेगा। तब क्या होगा? जो इनसे बदलाव उत्पन्न होगा उसे हम दीर्घ संधि कहेंगे। इनसे क्रमशः क्या बनेगा? आ, ई, उ, री बनते हैं तथा ये जो परिवर्तन हो रहा है, होने वाला परिवर्तन दीर्घ संधि कहलाता है। दीर्घ संधि कहलाता है कब? यदि आ, ई, उ और री अपने समान स्वर, मतलब अपने ही घर में, अपने ही परिवार में जब ये संधि करते हैं, जब अपने ही परिवार में इनका समझौता होता है, जब इनका मेल होता है, तो क्या उत्पन्न होते हैं? आ, ई, उ और री। री से री ही रहेगा। आ जैसी बाध्यता उसमें कोई है नहीं, बनते हैं। और इस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं दीर्घ संधि।
अब उदाहरण के माध्यम से और अधिक इसे स्पष्ट किया जाता है। जैसे देखिए अ और आ ये मिलकर क्या बना, आ। उदाहरण देखिए राम धन अयन, राम धन अयन मिलकर क्या बन गया, रामायण। राम धन अयन मिलकर क्या बन गया, रामायण। दूसरा उदाहरण परम धन अर्थ, परमार्थ बन रहा है ना, आ धन आ मिलकर क्या बन गया, आ। यहां भी देखिए आ धन आ मिलकर क्या बन गया, आ। ठीक, दूसरा देखिए आ मिलकर भी आ बनेंगे, जैसे पुस्तक आ धन आ मिलकर क्या बन गया, आ पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय। फिर देखिए अगला उदाहरण देव धन आलय, देव धन आलय बराबर देवालय, अ धन आ मिलकर क्या हो गया, आ। अब देखिए आ इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आ पहले है कि आ पहले है, बनेगा आ ही। देखिए यहां आ पहले है आ बाद में है, बना क्या, लेकिन आ। पुरा धन अवशेष, पुरावशेष। परीक्षा धन अर्थी, परीक्षार्थी। अब देखिए जब आ और आ का मेल होगा तब भी आ ही बनेगा, जैसे विद्या धन आलय बराबर विद्यालय और मदिरा धन आलय बराबर मदिरालय। अब देखिए ई और ई का मेल जब होगा तब ई बनेगा, जैसे आ और आ के मेल से आ बनता है वैसे ई और ई के मेल से ई बनेगा, जैसे ई धन ई ये मिलकर क्या हो गया, ई। रवि धन इंद्र बराबर रविंद्र, कवि धन इंद्र बराबर कवींद्र। अब देखिए जब ई और ई का मेल हो रहा है तब भी ई बन रहा है। गिर धन ईश बराबर गिरीश, गिर धन ईश आजकल में बहुत पूछा जा रहा है। कवि इंद्र और गिर ईश ये दोनों बहुत पूछे जा रहे हैं। अगला देखिए परीक्षा, परिधन इच्छा बराबर परीक्षा, परिधन इच्छा बराबर परीक्षा। कहीं कहीं से परधन इच्छा भी मिलेगा आपको, लेकिन परधन इच्छा नहीं होता, परिधन इच्छा ही होगा, परिधन इच्छा बराबर परीक्षा। अब देखिए जब ई और ई मिलेंगे तब भी ई बनेगा। योगी धन इंद्र बराबर योगींद्र, पत्नी धन इच्छा बराबर पत्नी इच्छा, पत्नी धन इच्छा। ई धन ई बराबर क्या हो गया, ई। फिर देखिए ई और ई के मेल से भी ई ही बन रहा है। नारी धन ईश्वर बराबर नारीश्वर, अर्धनारीश्वर ऐसे भी लिखा जाएगा। गौरी धन ईश बराबर गौरीश। अब हम ऊ में देखते हैं, ये ऊ और ऊ मिलकर ऊ बनेगा। भानु धन उदय बराबर भानुदय, भानु का अर्थ क्या हुआ, सूर्य। क्या हुआ, सूर्य। भानु की एक पर्यायवाची है सूर्य, रवि, भास्कर, दिनकर, दिवाकर। ठीक, फिर देखिए लघु दोनों मिलकर क्या बन गए, लघूर्मी, छोटी सी लहर, लघूर्मी। फिर देखिए ऊ और ऊ मिलकर भी ऊ बन रहा है। चम धन ऊर्जा बराबर चमूर्जा। फिर देखिए साधु धन ऊर्जा बराबर साधूर्जा। भू धन ऊर्ध्व, भू धन ऊर्ध्व बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया भूर्ध्व। भू धन ऊर्ध्व बराबर भूर्ध्व। यहां पर ऊ और ऊ मिलकर ऊ बना रहे हैं। वधु धन उत्सव, वधु के आगमन पर जो उत्सव होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वधूत्सव कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, आजकल जो शब्द बहुत प्रचलन में आ गया है, एट होम। आजकल जो उसका जो शुद्ध हिंदी शब्द है वो है वधूत्सव। वधु के आगमन पर घर में होने वाला, परिवार में होने वाला जो उत्सव है उसे हम वधूत्सव कहते हैं। फिर देखिए ऊ और ऊ मिलकर क्या बन रहा है, ऊ। भू धन ऊर्जा बराबर भूर्जा, भूजा नहीं भूर्जा, भू की ऊर्जा क्या है, भूर्जा। अगला देखिए री का, री धन री बराबर री ही होगा। जैसे पितृधन ऋण,
पितृधन ऋण, यहां भी री यहां भी री, मिलकर क्या हो गया री पितृण, मतलब पिता का ऋण, पिता का कर्ज। मातृधन ऋण, ये हो गया क्या, ये हो गया मातृण, क्या हो गया मातृण। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में देखा कि स्वर संधि क्या है, तो स्वर और स्वर के मेल से उत्पन्न होने वाले बदलाव को, विकार को, परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। फिर हमने देखा कि स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाद संधि। फिर हमने अध्ययन किया कि दीर्घ संधि क्या है, तो दीर्घ संधि में हमने अध्ययन किया कि अ आ ई उ और री जब अपने समान स्वरों के साथ मेल करते हैं तो उनसे क्रमशः आ, ई, उ और री बनते हैं, और इस परिवर्तन को हम दीर्घ संधि कहते हैं। फिर हमने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से यह जाना, यह प्रयोग किया, यह देखा कि दीर्घ संधि कैसे होती है। आ और आ मिलकर आ बनता है, ई और ई मिलकर ई बनेगी। जब हम देखते हैं कि आ और आ मिले तब भी आ बनेगा, आ और आ मिलेंगे तब भी आ बनेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आ और आ मिलेंगे तभी आ बनेगा। अगर आ और आ मिल रहे हैं तब भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा, मतलब बनना दीर्घ ही है। जिसका उच्चारण दीर्घ से होगा दीर्घ संधि में वही बनेगा। दीर्घ संधि से दीर्घ में कौन कौन सा उच्चारण होगा, आ, ई, उ, री ही रहेगा, लेकिन हम इसको शामिल कर ले रहे हैं क्योंकि मूल स्वरों में ये भी शामिल है, तो इसीलिए हम इसको भी शामिल कर लेते हैं और ये बन जाता है री। ठीक, तो ये चारों जब बनते हैं जिस संधि के अंतर्गत, उसे हम कहते हैं दीर्घ संधि। क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। अगली क्लास में हम दीर्घ संधि के बाद गुण संधि और वृद्धि संधि पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।